वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, एक तरफ आवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर माफिया जो है वो सरगर्म है। और अगर हम अभी की बात करें तो मौसम की तब्दीली के साथ ही जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। और जो सरकारी रेट आते हैं, सरकारी रेट पर चीज़ें जो है ना वो मंडियों से मिलती हैं और ना आपको रिटेल शॉप से मिलती हैं। और जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनकी जानिब से बात क्या कही जाती है, एक्सक्यूज़ क्या दिया जाता है कि सप्लाई जो है वो कम है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। सो आवाम पर ऑब्वियसली एक इजाफी बोझ जो है वो पड़ता है। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि अगर सरकारी रेट पर चून पे जो दिया गया है उसी पे ही आपको मिले, मंडियों पर जो सरकारी रेट है उसी पर ही लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, इसको मेक श्योर करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डीसी लाहौर राफिया हैदर साहिबा की जानिब से भी हिदायत जारी हुई हैं। और जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहा होगा, गिरा फरोशी कर रहा होगा, उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मंडियों में, लाहौर की मंडियों में मुतहरिक नज़र आएंगे। सो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब भी मौजूद होंगे। आगे चलकर हमारे साथ डीसी लाहौर राफिया हैदर साहिबा भी शो का हिस्सा होंगी, कॉल पर हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले आगाज़ आपसे अब्दुल वहाब करना चाहूँगी। कुछ रोज़ पहले की बात करूँ, लेटेस्ट रेट्स तो नहीं, क्योंकि मेरा खुद ग्रॉसरी करने जाना हुआ तो मैंने उसमें देखा कि मटर जो थे वो 600 के मिल रहे थे। मूंगरों की अगर हम बात करें जो कि एक बड़ी आम सी सब्ज़ी है, सो वो भी आपको तकरीबन 400-450 रुपए के मिल रहे थे। सो अभी मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चें हो गई, जिन मसालों के बगैर ऑब्वियसली कोई भी हांडी नहीं बन सकती, उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, सरकारी क्या दिए गए हैं और परचून और मंडी से हमें कितने के मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको आलू की बात बताता चलूँ कि आलू जो है वो इस वक्त सरकारी रेट उसका जारी ही नहीं किया जा रहा। ठीक तो है। मार्केट के अंदर आलू 110 रुपये और 100 रुपये तक किलो जो है वो 100-110 रुपये किलो बिक रहे हैं। प्याज की अगर बात करें तो प्याज की जो सरकारी दर्जा अव्वल का प्याज है उसकी कीमत तकरीबन 83-83 रुपये उसकी जो परचून रेट है, जो सरकारी रेट जारी किया जाता है उसके मुताबिक है। लेकिन मार्केट में 120 रुपये दर्जा अव्वल बिक रहा है और दर्जा दोम जो है वो 110 रुपये किलो तक प्याज बेचा जा रहा है। अब इसमें देखें तो मंडी में जो इस वक्त की सूरत हाल है वो उसमें 3400 दर्जा दोम में, और जो काबुली है ये प्याज काबुल से जो आता है वो 3600 रुपये मन जो है वो मंडी में इस तरह फ़रोख्त किया जा रहा है। तो उसके मुताबिक अगर देखें तो तकरीबन 85 और 90 रुपये, ये एक जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसको ये रेट मिल रहा है 85 और 90 रुपये, और वो बेच रहा है 110 और 120 रुपये। टमाटर की बात करें तो टमाटर भी इस वक्त जो है वो तकरीबन 120 रुपये किलो और 110 रुपये किलो तक टमाटर भी जो है वो मार्केट में। आप हम इशू ये है कि जब भी सप्लाई मंडी के अंदर कम आती है तो जो आढ़ती हैं वो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता सही। है कि हमारे पास चीज़ जो है वो लिमिटेड है लेकिन उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं। हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली अगर सरकारी रेट जो है उससे कई गुना ऊपर बढ़ाते हैं, और फिर जो रिटेलर्स होते हैं उनकी मजबूरी है, उन्होंने ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि अपनी दुकानदारी भी तो करनी है, और रोज़ी फिर भी हम कमानी जैसे है। लोगों की भी मजबूरी है कि हमने भी हमने रिटेलर भी से खरीदना है, खरीदना ही खरीदना है। बिल्कुल खरीदना है। तो वो ऑटोमेटिकली जो मंडी में बैठे आढ़ती हैं वो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। हम्म। जिस दिन माल ज़्यादा आ जाए और ग्राहक ना हो तो फिर वो उस दिन कहते हैं जी कि उसको थोड़ा सा रेट कम भी कर दें। तो ये सिलसिला जो है वो मंडी की सूरत हाल में ये चलता है। इसी तरह अगर आपने बात की भी मटर की, तो मटर सरकारी जो रेट है ना परचून, उसका 400 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन दुकानों पर इस वक्त मटर जो है वो 500, 550, ये करीब देखिए, 600 रुपये किलो। ये मुख्तलिफ सब्जियां ऐसी हैं जो हमें सरकारी रेट हम देखते हैं, या ऑब्वियसली हम जो ऑफिशियल पंजाब हुकूमत की भी वेबसाइट है या जो इस तरह से दूसरी वेबसाइट जहाँ पर सरकारी नर्ख आते हैं वहाँ पर बहुत कम होती हैं। लेकिन अच्छा चलें, खैर इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से दोबारा वापस आएंगे, अपने शो का दोबारा कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है, नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें आपको मंडी से सरकारी रेट्स पर नहीं मिल रही, बल्कि उस पर भी नाजायज़ मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है। लेकिन अब डीसी लाहौर की जानिब से जो अहकाम जारी हुए हैं क्रैकडाउन के, सो ये क्रैकडाउन किस तरह से किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब्दुल वहाब, अभी हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो आपने मेरे साथ रेट्स डिस्कस किए, सो बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है कि सरकारी रेट्स क्या चल रहे हैं और मंडियों से चीज़ें किस तरह से, किन कीमतों पर रिटेलर्स को मिल रही हैं। एक और बड़ा इशू ये है
कि जो अमला होता है या जिस तरह से मैजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, उन्होंने जब कहीं जाना होता है, रेड करना होता है या जो नॉर्मल विजिट्स हैं वो करने होते हैं टू मेक श्योर कि कीमतें सरकारी रेट की ही हैं या नाजायज़ मुनाफा तो नहीं कमाया जा रहा। सो वहाँ ऑलरेडी जो अमला है उनके साथ वो वहाँ जो मंडी के लोग हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको अलर्ट कर देता है। और क्या होता है, इनकी अपनी दिहाड़ियाँ लगी होती हैं, इनकी अपनी सेटिंग्स हुई होती हैं, पैसे लेते हैं। अब मैजिस्ट्रेट अगर एक काम कर ही नहीं रहा तो वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है? लाइक वो मैजिस्ट्रेट का काम है प्राइस कंट्रोल करना। अगर वो प्राइस कंट्रोल कर ही नहीं रहा और वो खुद मिली भगत के साथ काम कर रहा है तो फिर आप इनको क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात किया कि मजिस्ट्रेट का जो काम है, उसका काम ही प्राइस कंट्रोल करना है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में सूरत हाल ये है कि मुबैना तौर पर जो अमला मजिस्ट्रेट के साथ होता है, वो ऑलरेडी जब भी किसी जगह पे मजिस्ट्रेट ने अगर विज़िट करना है, तो ऑलरेडी वहाँ पे जो ख़ास दुकानदार होते हैं, जहाँ से मंथली मुबैना तौर पर लगी होती है उनकी, उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि हम आपके इलाके में आ रहे हैं और चेकिंग के लिए प्राइस की, तो लिहाजा आप अपनी कीमतें जो है वो कम ही रखना, जो सरकारी चल रहा है उसके मुताबिक ही आप बताना सबको कीमतें। तो वो उस दौरान जितने भी कस्टमर्स भी आते हैं ना, उनको भी उसी जो लो प्राइस कर देते हैं उसकी चीज़ों की, कम बताते हैं, उसी के ऊपर फिर सेल करते हैं। जब मजिस्ट्रेट होके चला जाता है फिर उसके बाद वो दोबारा से प्राइस अप कर देते हैं। तो ये सूरत हाल देखने में आती है और बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि तकरीबन 65 प्लस जो मजिस्ट्रेट हैं लाहौर के अंदर, तो उनका काम ही जो है वो प्राइस को कंट्रोल करना है, लेकिन प्राइस कंट्रोल पूरे लाहौर में कहीं नहीं हो रही। अच्छा देखिए, हर एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। जैसे मंडियों के ऊपर प्राइस कंट्रोल को देखने के लिए प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं कि प्राइस किस प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। क्या मैजिस्ट्रेट के ऊपर कोई नहीं है कि उनको भी चेक एंड बैलेंस उन पर भी हो कि क्या ये अपनी ड्यूटी सही से सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, उसके ऊपर अगर बात करूँ तो असिस्टेंट कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उसके बाद डीसी हैं जो कि इनको मॉनिटर किया जाता है और उसके ऊपर कमिश्नर भी हैं। तो जो मजिस्ट्रेट जब कोई भी किसी किस्म की भी जो कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो मुतलका अफसर है लाइक असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको रिपोर्ट करना है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डीसी, इस तरह डिफरेंट जो अपने अफसरान हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ इसका मतलब है ये काम सारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये मिली भगत से हो रहा है, यानी कि अगर एक करप्शन कर रहा है तो सारे ही करप्शन कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ पूछ नहीं रहा और सब एक दूसरे का पर्दा और राज रख रहे हैं। नहीं, इसमें जो अफसरान है ना, अक्सर उनको किसी चीज़ का इल्म भी नहीं होता, लेकिन जो निचला अमला है वो इसमें मुलविस भी पाया जाता है, वो मुबैना तौर पर देखा ये भी गया है। तो इसमें डीसी की तरफ से जो है वो सख्ती से ऑर्डर दिए गए और कल ही एक डीसी की तरफ से ऑर्डर जारी हुए कि तो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी बाकायदा तौर पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो मंडियों में जाएंगे, मंडियों का विजिट करेंगे। जो मंडियों में बोली लगाई जाती है, आरती जो बोली लगाते हैं सब्जियों की या फ्रूट्स की जो बोली लगाई जाती है, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या वो प्राइसेस जो है वो नॉर्मल हैं या वो उसको ज़ायद प्राइसेस पे फ़रोख्त कर रहे हैं चीज़ों को, तो उसकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और बल्कि डीसी की तरफ से एक और ऑर्डर जारी किए गए थे कि इसमें अगर किसी किस्म की नाजायज़ मुनाफाखोरी की गई मंडियों में, तो उसका ज़िम्मेदार, उसका जवाब जो है वो मुतलका एसी देगा। अब इसमें हर एसी के साथ एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को जो है वो इंगेज कर दिया गया है कि उसकी टीम एक बना दी गई है। और इसमें अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अभी इसका ज़िम्मेदार होगा कि मंडियों में अगर कीमतें ज़ायद फ़रोख्त की जा रही हैं तो उसका जवाब असिस्टेंट कमिश्नर देगा, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। उसके अलावा इवन के मंडियों के अंदर जो कमेटी है ना, एक वो बनाई जाती है प्राइस कंट्रोल, जो उनका बाकायदा दफ्तर होता है वहाँ पे, जिसने तमाम मंडी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी करनी है, उसको देखना भी है, चेक एंड बैलेंस भी उसका रखना है। तो वो कमेटी का जो ऑफिस है वो मंडी के अंदर मौजूद होता है। उसके बावजूद भी मंडी की अगर बात करें तो आरती अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, उनकी रेट अपनी अच्छा, मर्जी के एक और मुताबिक। मसला अभी हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि लोडर रिक्शों का मसला है कि जब वहाँ पर जाते हैं ऑब्वियसली जब कोई रिटेलर या परचून की दुकान वाला मंडी में सब्जियां खरीदने जा रहा है तो उसने किसी ना किसी चीज़ पर तो लोड करके लाना है। वो पिकअप हो सकता है, वो कोई छोटा ट्रक हो सकता है, मिनी ट्रक या रिक्शा हो सकता है, लोडर रिक्शा। जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से वापस आना होता है तो हर रिक्शे से कोई 30 से 50 रुपए जो हैं वो लिए जाते हैं। ये किस उसूल के तहत है और ये रकम इकट्ठी करके किसके खाते में जाती है? अब इस पे ना मेरी वर्किंग मैंने की और वहाँ पर ये मैंने देखा, एक दिन मैं मंडी गया कि सूरत हाल ये थी कि बाहर रोड्स के ऊपर ना मंडी की जो एक ठेकेदार है, उसने मंडी बकौल उनके कि हमने यहाँ से ठेका इस चीज़ का लिया मंडी से,
और वो राउंड अबाउट को 3 करोड़ समथिंग का बता रहे थे, 20 लाख का शायद, कि ये ठेका हमने लिया। और उसमें ये लोग थे उनके बाहर रोड्स के ऊपर जो खड़े हैं, और जो भी लोडर रिक्शा या दूसरा रिक्शा जो भी मतलब सामान लोड करके लेके आ रहा है मंडी से, उससे फी रिक्शा 30 रुपये और 50 रुपये तक जो है वो पिकअप से लिए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर उनको पर्ची दी जा रही है, और पर्ची में जब वो बाहर मंडी से सामान लेकर निकलते हैं उस लोडर रिक्शे से या पिकअप से, जो भी कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, उससे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर उनकी जानिब से ये बताया गया है कि हमने जो मंडी की मार्केट कमेटी है उनसे ठेका लिया है, 3 करोड़ 20 लाख समथिंग इतने का उन्होंने बताया हमने ठेका लिया है। लेकिन समझ से वाला लेकिन वो मार्केट कमेटी देखें, इस पे नहीं कोई ऐसी डीसीज वगैरह, जैसे डीसी लाहौर आफिया हैदर साहब, उनको नहीं पता होगा? अगर आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या उनकी नज़रों से ये चीज़ें ओझल हैं? बिल्कुल, इसमें बात यह है कि जो ये मंडी का जो बकौल उनके के ठेका हमने लिया मंडी से, तो इसमें अब ये चेक एंड बैलेंस चीज़ें को करनी पड़नी है कि इसमें ठेके में कौन कौन इन्वॉल्व था, ये ठेका किस तरीक़ाकार के ज़रिए इनको मिला है, क्या ये तरीक़ाकार ठीक था या ठेका देना ठीक था। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि एक आम दुकानदार अगर वो अगर उसके 2 गाड़ियाँ या 2 रिक्शों में सामान लेके जाता है, तो वो 50 या 100 रुपये 60 या 100 रुपये वो एक्स्ट्रा अगर पे करेगा, तो उसने वो आवाम की जेब से निकालने हैं पैसे। मतलब अगर मैं घर की अगर ग्रोसरी करने जाता हूँ कि चले मैं हफ्ते का या 15 दिन का राशन जाके मैं ग्रोसरी कर लूँ वहाँ से जाके मंडी से, तो मुझे भी डेफिनेटली एक रिक्शा चाहिए होगा। तो मैं जब सामान लाने, लेकिन बात यह है कि ये सिस्टम में खराबी है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है और नाजायज़ तरीके से हो रहा है, सो ये मतलब नहीं है कि अफसरान को पता ना हो, लेकिन अफसरान ने अगर आंखें बंद की हुई हैं तो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसला नाजायज़ मुनाफाखोरी का नहीं है, इसमें और भी बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। अगर डीसी साहिबा ने अहकाम जारी किए हैं, क्रैकडाउन का हुक्म दिया है, सो इसको मेक श्योर भी करना चाहिए कि किस अंदाज में क्रैकडाउन हो रहा है, मौसर हो रहा है, नहीं हो रहा, और उससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है प्राइसेस पर या नहीं पड़ रहा। और प्लस ये जो मामलात है कि लोडर रिक्शा जो है वहाँ पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब आदमी है ना ऑब्वियसली, सब्जी फरोश, तो आप उनसे जो पैसे ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बट बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम परिंदों की बात करते हैं, सो परिंदे पालना जो है वो शौक ही नहीं बल्कि अब एक ये बिज़नेस बन चुका है। और कुछ एक्सपर्ट्स इस हवाले से ये कहते हैं कि जो लोग घरों में परिंदे पालते हैं ना, उनको डिप्रेशन कम होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, मेंटली स्टेबल रहते हैं, काम रहते हैं। और इसके साथ साथ जिस घर में जानवर होता है, कोई ना कोई पेट होता है, कोई ना कोई परिंदा होता है, वहाँ के बच्चे भी ऑब्वियसली उनको एक एक्टिविटी मिल जाती है, वो आते जाते इस तरह के परिंदों के साथ या अपने पेट्स के साथ जो है वो खेलते हैं, उनका भी दिल लगा रहता है। और ऑब्वियसली आजकल का जो वक्त है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सो उससे थोड़ा सा टाइम आपको बच्चों का ये टाइम जो है इससे थोड़ा सा निजात दिलवाने के लिए कि ज़रा मोबाइल फ़ोन वगैरह से वो थोड़ा सा दूर रहें। सो ऐसी एक्टिविटीज़ का होना, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लस घर में किसी पेट के साथ खेलना, कोई ना कोई एक्टिविटी करना, ये भी एक अच्छी हॉबी जो है वो कंसिडर की जाती है। हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग लाहौर में जो मेहमान मौजूद हैं, कबूतर एक्सपर्ट हैं जनाब, और इनके पास जो इनका कबूतर है वो टर्किश ब्रीड का है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस कबूतर की जो एज है वो 29 ईयर्स है, 28 साल और अभी 29 साल का मेरे ख्याल में हो चुका है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो परिंदों की एज इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन इतनी तवील उम्र एक पिजन की होना, इसका राज क्या है, ये सब बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पिजन एक्सपर्ट सुहेल इकबाल साहब शो में मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। सो ये है आपका कबूतर, ठीक है, और ये टर्किश ब्रीड है? जी बिल्कुल, ये सेटिनेट ब्रीड है, टर्किश। सेकंड? सेटिनेट। सेटिनेट, सेटिनेट इसका नाम है। टर्किश में ये पाई जाती है। ये 1864 में तुर्की में बनाई गई थी। जो उस वक़्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे ना, उनका शौक होता था जानवरों का। तो उनके जो जानवरों के माहिर थे, उन्होंने उनसे फरमाइश की, जी हमारे पास जो कबूतर हो ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो वो उनके माहिर थे, वो इतने माहिर थे कि उन्होंने एक ब्रीड थी फ्रिल बैक कबूतरों में, और एक जर्मनोल, उसको क्रॉस करके फिर एक ब्रीड बनाई, फिर ये ब्रीड बनी सेटिनेट। और ये दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन कबूतरों में इसका शुमार ये होता है। वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ ताकि ये ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहे, नजर ना इसको लगे। इतना क्यूट सा है और अपने आप में मगन होके बैठा हुआ है। आई डोंट नो कि बेचारा कबूतर डर रहा है या क्या। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा इसको बाहर निकाल के दिखाएं, सुनने का ये डर जाएगा, निकालूंगा उड़ेगा और फिर ये डर भी जाएगा, सो इसलिए मैंने उसको बाहर नहीं निकाला। अच्छा,
आपका माशाल्लाह ये कबूतर इट्स 29 इयर्स ओल्ड, 29 29 ईयर साल का, दिसंबर में ये 29 ईयर कंप्लीट, पूरे 27 29 दिसंबर। का हो जाएगा और जी 30वें साल में डल जी जाएगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल कब से आपने रखा है, किस ईयर ये में आपके पास आया था? 94 में आया था, मेरे बाबा को किसी ने गिफ्ट किया था, और ये तब पैदा ही हुआ होगा? तब पैदा 2 माह इसकी एज थी। और अच्छा पाकिस्तान में ये ब्रीड इतनी यूनिक है कि पूरा 1 साल इसकी फीमेल तलाश करने में हमें लगे थे। अच्छा, हाँ ये मैं पढ़ भी रही थी कि 1 साल आपने, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी ब्रीड अफजाइश करनी थी। हाँ, उस वक्त तो ये पाकिस्तान में बहुत कम होती थी, 1 साल लगा था। और फिर उसके बाद 15 साल इसने ब्रीड की, और मेरे केज में अब तकरीबन 100 से अबव पिजन है, जिसमें से 90% इसी की ब्रीड है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि 29 इयर्स इसकी एज है। जी। नॉर्मली परिंदों की, कबूतरों की एज इतनी इतनी नहीं होती, नहीं होती मैक्सिमम कि 15 से 17 साल होती 15 से 17 साल जी। होती है। इसकी उम्र इतनी लंबी होने का राज क्या है? आप इसकी कि कैसे सेवा करते हैं? सेवा ये कि उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 पिजन थे, और इसकी देखभाल इतनी ज़्यादा की जाती थी क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है, हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है। तो घर में ख्याल रखने वाला सिर्फ मैं नहीं था, मेरी वालदा, मेरे अब्बू, तो बहन भाई सब ने ख्याल रखा, तो इसलिए ये आज तक देखिए, ये माशाल्लाह हमारे आपके पास दादा है। के पास आया, फिर जी आपके अब्बू के जी पास बिल्कुल आया, फिर ऐसे ही। अब्बू के आपके और भी बच्चे होंगे जी ना, आपके बिल्कुल। और बहन भाई, जी तो जी उन्होंने नहीं कभी झगड़ा किया कि ये हमने रखना है, ये हमने रखना नहीं है, नहीं, ये ये शुरू से विरासत में मेरे हमें मिले? ये फैमिली में ना बहुत कम लोगों को शौक था, हाँ। तो मेरे में बहुत ज़्यादा था। तो अब मेरी मिसिस को भी बहुत ज़्यादा है, वो भी मेरे पिजन का जब आउटो सिटी जाता हूँ वो बड़ा ख्याल रखती हैं, कौन बीमार है, कौन ब्रीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सबको बहुत शौक अब हो गया हुआ है घर में। और बड़ा बाबरकत परिंदा है, अमन की अलामत भी आपको पता है कि कबूतर बेशक, को समझा फाख्ता हो जाता गया, है। कबूतर हो जी जी गया, बिल्कुल। अम की अलामत जो है ये समझे जाते हैं। अच्छा, ये आप इसकी वैसे हिफाजत कैसे करते हैं? इसकी खुराक क्या होती है? इसको कितनी देर सोना होता है? इसको कितनी देर आपने केज से बाहर रखना होता है? अच्छा, ये सब खुराक चीज़ें भी बताएं। इसकी जो होती है वो जो नॉर्मल कबूतरों की होती है वो नहीं है। इसने घर पे रोटी खानी है, ब्रेड खानी है, सब्जियां भी कभी कभी खा लेता है। जो नॉर्मली मिक्स दाना होता है वो बहुत कम खाता है, ये घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा, फिर घर की चीज़ें जैसे घर की आपने जो भी पालक हो गई, यानी हाँ, पत्ते वगैरह, या वो सारी चीज़ें ये खा लेते हैं। कुक्ड खाता है या अनकुक्ड खाता है? पकी हुई या कुक कुक्ड खाता है? हाँ। आप मोस्टली इसको क्या क्या चीज़ें दे रहे होते हैं? इसको ब्रेड दे रहे होते हैं, रोटी के पोरे बना के दे रहे होते हैं, और अक्सर ये चूरी भी खा लेते हैं। अच्छा, चूरी भी जो एक खा तोते लेते हैं। शौक से खाते हैं वो ये चूरी भी खा लेते हैं। अच्छा, ये वैसे इसकी जो बाकी आपने कहा 90% आपके पास जो कबूतर हैं वो इसी की ब्रीड के जी हैं, जी। उनकी कीमत कितनी है? मैंने आपसे वैसे इसकी कीमत जानने की कोशिश की, मैंने कहा इसकी क्या प्राइस होगी, उसकी आपने कीमत कभी होगी इसकी वो कीमत लगवाई नहीं? 10,000 में पेयर मिल जाता है। अच्छा, इसकी ब्रीड का 10,000 हाँ, में और पेयर मिल जाता इसमें 13 कलर होते हैं, और मैं लाहौर में उन सेटअप में से हूँ जिसके पास 13 के 13 कलर हैं। किसी को है? कोई अच्छा, भी कलर कलर्स कौन चाहिए। कौन से होते हैं? मेरा इसमें दिल कर रहा है मैं भी ले लूं। इसमें ग्रे कलर होता है, ब्लैक चेरी, जो सबसे एक्सपेंसिव कलर है ये चॉकलेट चेरी कलर है, ब्लैक चेरी कलर है, ग्रे सैडल है, और कौन कौन से? ग्रे वाइट है, प्योर वाइट है, अच्छा, और ऑरेंज है, येलो है। उसके ये वाहिद ब्रीड है कबूतरों की जिसमें मैक्सिमम कलर आपको रेंज मिल जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप कबूतर रखते हैं सो इसकी हिफाजत कैसे करनी पड़ती है? मतलब किस तरह से इनको, अभी आगे सर्दी आ रही है तो सर्दी की शिद्दत से बचाना, फिर गर्मी की हिद्दत से बचाना, ये आप कैसे करते हैं? इसको कबूतर को सबसे ज़्यादा आपने सर्दी से बचाना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों के कबूतर इसलिए बीमार होते हैं कि जब कबूतरों को दाना डालते हैं तो साथ ही ये दाना डाला और साथ ही पानी रख दिया। कबूतरों को जब दाना डालते हैं ना तो सर्दियों में एक तो उन्हें नीम गर्म पानी दें, और कम से कम आधे घंटे बाद पानी दें। तो हम तो देसी टोटके करते हैं जो बड़ों ने बताए हुए हैं, गुड़ वाला पानी पिला देते हैं, देसी लहसुन का पानी पिला देते हैं, दाना साफ़ सुथरा देते हैं। कबूतरों को बीमार होने की जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है ना, जब आप मिक्स दाना लाते हैं ना उसमें बाजरा जो होता है ना, बाजरे की फसल को स्प्रे किया होता है। तो हम तो जब भी दाना लाते हैं तो बाजरे को हम चख लेते हैं, अगर बाजरे को स्प्रे किया हो तो हम वो दाना नहीं खरीदते, क्योंकि जाहिर है वो जो केमिकल लगा होगा, स्प्रे होगा, आपके बर्ड्स खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे करते हैं? यानी कि मिक्स दाना तो आपने लाना ही है, बाजरा अब आप खुद से तो उगा तो बाजरा हम अलहदा से ले आते हैं और बाजरे को वॉश करके धूप में पहले लगा लेते हैं और फिर हम दाने में यानी मिक्स कि ये करते हैं। फुल टाइम जॉब है ये फुल आपकी? टाइम जॉब है। सही है। वैसे आपका इस कबूतर को देख के ना मुझे भी शौक आ रहा है कि मैं भी कबूतर रख लूं। जी बिल्कुल। आपसे ही रखना ले चाहिए, लेते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि देखिए ये अभी तो इस तरह से है, इसकी फीमेल कहाँ पे है? इसकी फीमेल लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ऑब्वियसली इसकी फीमेल एक्सपायर मैंने हुई, उसके फिर बाद तो काफ़ी ये थोड़ा- कोशिश की है, एक फीमेल इसके साथ एक लाया, दो लाया, लेकिन नहीं, अब ये अलहदा ही रहता है, ये अकेला ही रहता है।
अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता लगता है कि ये उनको डिसलाइक कर रहा है जो आपने बाकी दो फीमेल्स लाए? जो मेल फीमेल पिजन का पेयर बनाना होता है उनका तरीकाकार ये होता है कि उन्हें एक अलहदा से केज में ना 2 दिन के लिए रखा जाता है। तो इसके साथ जो भी फीमेल हम अलहदा से रखते हैं ना, ये उसे मारता है, चोंच मारता है। कभी नहीं इसने, क्योंकि एक फीमेल इसके साथ 20-25 साल गुजार के गई है और अब इसकी एज इतनी हो गई है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये अकेला रहता है। हाँ, तो ये कोई मतलब आपके घर के बच्चे वगैरह भी तो होंगे ना, कोई साथ खेलते हैं, कैसे एक्टिविटी कर रहे होते हाँ हैं? बिल्कुल। हमारे अच्छा, घर में कबूतर रखने का सबसे बड़ा पेट रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपके बच्चे स्क्रीन टाइम कम करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, एक्सबॉक्स, ये वो ज़्यादातर कबूतरों के साथ बिजी रहते हैं। सही 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 सही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये इस तरह पूरा पूरा टाइम जो है, पूरा पूरा दिन इसी तरह केज में गुजार देता है? नहीं नहीं, इनका केज बहुत बड़ा है। और मेरा जो सेटअप है ना, वो पाकिस्तान का वाहिद सेटअप है कि जो यूट्यूब पे 24 आवर लाइव स्ट्रीम रहता है। आप देखेंगे कि ये हर वक्त एक्टिव रहता है। ये इस वक्त यहाँ आया हुआ है तो ज़रा चुप चुप है, जब भी किसी सेट अच्छा, ये पे वैसे जाता बाकी कबूतरों के साथ घुलता मिलता है। तो फिर उस फीमेल को क्यों मार रहा था? पता नहीं क्या, ये इसके साथ हमने 1.5 साल में 3 फीमेल लगाने की कोशिश की है, तो नहीं, हाँ, ये अकेला ही लेकिन ये रहता है। अब ब्रीड नहीं कर सकता नहीं, होगा। ब्रीड नहीं कर सकता। कबूतर मैक्सिमम ब्रीड करता है 10 से 12 साल, इसने फिर भी 15 साल ब्रीड की थी। हाँ, सही 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 सही। तो अभी आपके पास इसके ग्राहक वगैरह कहाँ से आते हैं? यानी मतलब किस तरह से आप अपने बिजनेस को, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, तो उसको आप प्रमोट कैसे कर रहे हो? प्रमोट मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन मेरे पास सिंध से इसके काफ़ी क्लाइंट आते हैं। सिंध में इस ब्रीड को काफ़ी लाइक किया जाता है, मुल्तान में और काबुल साइड पे, अफगानिस्तान से भी मेरे पास लोग आते हैं इस ब्रीड को लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कलर की वैरायटीज इसकी बहुत है। वैसे कबूतरों को रखना, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं रखना चाहती हूँ, तो मुश्किल काम है या इजी है? पेट आपने कोई भी रखना है, ख्याल रखना है उसका हर वक्त। सही। कबूतरों को जब आपने रखा होता है ना, तो उनकी आपने बीमारी का सबसे पहले, क्योंकि ये सारे परिंदों में वाहिद परिंदा है जो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता है। और इसकी मैं आपको एक निशानी बता दूं कि आपने 10-15 कबूतर रखे हुए हैं ना, तो दिन की रोशनी में ना आपको उनके केज से आवाज़ें आती रहेंगी, कोई ना कोई गुटर गूं। जिस दिन आपको आवाज़ ना आना है दिन की रोशनी में, उस दिन वो अलार्म है कि आपके केज में बीमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जिस दिन खामोशी हो जाए दिन की रोशनी में। और ये ऐसा परिंदा है कि यहाँ रात के 12 बजे यहाँ लाइट है ना, इससे पता है कि बाहर दिन है, इसने सो जाना है। अच्छा, यानी कि इसको टाइमिंग्स का पता है कि बाहर रात हो गई है, चाहे यहाँ लाइट है, चाहे यहाँ तो लाइट वैसे है। ये कबूतरों को रोशनी में ही रखते हैं या वैसे भी रखते रोशनी में रखता हूँ मैं। अब सर्दी, अब तो लाइट ही होती है क्योंकि हीट मिलती रहती है इन्हें। येलो लाइट लगाते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो परिंदे घरों में होते हैं ना, उनके पर वगैरह काट दिए जाते हैं? हमने कभी नहीं काटे। क्यों? कभी जरूरत नहीं पड़ी, जाते नहीं है। लेकिन ये सुना है कि कबूतर जब जाते हैं ना, तो वो वापस उसी घर में कबूतर, अल्लाह ताला ने इसके दिमाग में एक ऐसा ट्रांसमीटर लगाया है, वो मेमोरी चिप लगाई हुई है कि हमारे कबूतर कभी कोई गुम हो जाते हैं तो 2-2 साल बाद भी वापस आ जाते हैं। परसों मैं संडे को एक दोस्त की छत पे गया हुआ था, तो वहाँ बैठे हुए थे, तो वो बैठे बैठे ना उछल पड़ा। मैं क्या हुआ? कहता यार ये 2020 में एक टूर्नामेंट में कबूतर गुम हुआ था, और उस कबूतर को मैंने देखा कि उसके केज का ना वो खुला हुआ था दरवाज़ा, वो सीधा वो छत पे नहीं बैठा, वो सीधा केज में जाके जो उसका बॉक्स था वो वहाँ पे बैठा था। 2 साल बाद आया? 2 साल बाद, 2020 में वो गुम हुआ था और वो वहाँ पे आया। जबरदस्त, तो बड़ा खुश हो गए होंगे। अच्छा, एक ये कि कबूतरों की बाजी भी लगवाई जाती है, तो आपने कभी लगाई है? नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? ये क्यों नहीं अच्छा समझा जाता? और वो बाजी जब लगाते हैं तो कबूतर बाजी तब मसला ख़राब होता है जब लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल पे इसकी ना कबूतरबाजी की जाती है, और अरब ममालिक में तो इसके बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कबूतर बड़े सेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50+। और जो पाकिस्तानी कबूतर हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उड़ लेते हैं। तो अरबी हजरात हर साल पाकिस्तान आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के कबूतर खरीद के ले जाते हैं पाकिस्तान से। जबरदस्त जबरदस्त। इसलिए इस बिजनेस को ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब कबूतरों की हम बाजी की बात करते हैं, ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बाजी किस तरह से लगाई जाती है। क्या कबूतरों को उड़ाया जाता है? कबूतरों की बाजी इस तरह होती है कि 5 छतें होती हैं, हर छत पे एक एम्पायर होता है। हर छत से 10-10 कबूतर उड़ाए जाते हैं। जिस छत पे कबूतर एवरेज वाइज ज़्यादा टाइम उड़ेंगे तो वो जो छत है वो विन कर जाएगी। यानी कि जो ज्यादा टाइम उड़ेगा और देर बाद वापस आएगा वो विन करेगी छत। और इसमें बुरा इसीलिए समझा जाता है कि जब लड़ाई शुरू होती है
लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई इस बात पे होती है कि मैंने आपका कबूतर पकड़ लिया, इन भाई का कबूतर पकड़ लिया, वो लेने आ गए। सिर्फ एक ये इसमें मनफी चीज़ है, बाकी इसमें सारी पॉजिटिव है। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं कि जिसका कबूतर है उसी को मिलना चाहिए, तो मिलना लोग एक चाहिए। दूसरे के कबूतर कबूतर पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा शहरों में अंदरून में अक्सर बड़े बड़े जाल लगाए होते हैं, वो कबूतर सिर्फ कबूतर पकड़ने के लिए, लोगों के कबूतर पकड़ने के लिए लगाए होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उससे फिर लड़ाई झगड़ा होते हैं। बाकी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, घर में बरकत भी होती है, अमन की अलामत भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सुहेल इकबाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, और मेरी दुआ है कि आपका ये कबूतर जो है ये मज़ीद कई साल जो है ये ऑब्वियसली ज़िंदा रहे, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह ये लग रहा है। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो में हमने मुख्तलिफ इशूज़ आपके साथ डिस्कस किए, और मैच पर हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन आने वाले शोज़ में हम तफसीलन बात करेंगे। मैच में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस ओवरऑल वर्ल्ड कप में हम देखें तो 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीता, और 3 मैचेस में पाकिस्तान ने शिकस्त का सामना किया। अगर हम देखें तो पाकिस्तान नीदरलैंड्स के साथ जब मैच हुआ था तो वो 81 रन से पाकिस्तान ने जीता था। इसी तरह श्रीलंका और पाकिस्तान का जब मैच था तो वो पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीता था। भारत और पाकिस्तान का जब मैच था तो भारत 7 विकेटों से मैच जीत गया था। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच था तो 62 रन से जो था ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। और गुज़िश्ता रात की अगर हम मैच की बात करें तो पे दर पे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अफगानिस्तान 8 विकेटों से जो है पाकिस्तान को उसने मात दी है। सो अगर हम अभी तक देखें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग, हर शोबे में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसको ऑब्वियसली देखने की ज़रूरत है। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें सो अभी 5वें नंबर पर है, और क्रिकेट लवर्स एंड क्रिकेट फैंस की जानिब से ग्रीन शर्ट्स को बहुत तनकीद का सामना है। लेकिन आने वाले दिनों में हम मैच पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।